के चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन लग रहा है कि चुनावी अभियान की शुरुआत आज ही से हो गई है। पीएम मोदी आज जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर पहुंचे तो ये लगा कि 2022 का चुनावी शंखनाद हो गया है। मोदी ने काशी को 1583 करोड़ रुपए की सौगात देने के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की, मतलब भरपूर जमकर तारीफ की है। जो लोग कुछ दिन पहले तक योगी के दिल्ली दौरे को याद कीजिए आप, उसे लेकर सवाल उठा रहे थे कि योगी और मोदी में पट नहीं रही है, अटकलें लगा रहे थे कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, उन्हें आज काशी के मंच से जवाब मिल गया। कोरोना से लेकर कानून व्यवस्था तक पीएम ने योगी सरकार की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर आज कानून का शिकंजा है। बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह से डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति अब बदल गई है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। यानी एक तरफ से अगर मैं कहूं तो पीएम के मुताबिक यूपी में योगी का काम बोलता है, लेकिन क्या यूपी की जनता के बीच भी योगी सरकार का काम बोलता है? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन मैं चाहती हूं आज दिन भर हुआ क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:47 पर सुबह जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ आप देखिए इस रिपोर्ट में। हर हर महादेव। ये बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। करीब 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के रूप में रुद्राक्ष और बीएचयू अस्पताल में मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर समेत करीब 1600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का तोहफा पीएम मोदी ने काशी को दिया। और इस दौरे में पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि यूपी में योगी जैसा कोई नहीं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज से अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। पीएम जहां पूर्वांचल पहुंचे, वहीं ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना। ओवैसी को पीएम की तरफ से योगी की तारीफ पसंद नहीं आई। हम उत्तर प्रदेश की ये जनता, वो 3-4 लाख परिवार जिन्होंने अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने परिवार में किसी एक शख्स को खोया है, जिनकी लाशें पानी पर बह रही थीं, जिनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कम से कम इस बात का इकरार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाह रहा हूं कि आपने जो हमसे उम्मीद लगाई थी, हम उस पर पूरे नहीं उतरे। ओवैसी जहां योगी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के निशाने पर ओवैसी खुद हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि ओवैसी उसका वोट काटने के लिए यूपी आए हैं। आप सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया, क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा, वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे ओवैसी के यूपी दौरे में उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर कहीं नजर नहीं आए।
और अब जरा हुंकार भर लें, क्योंकि जो मेहमान हैं वो इंतजार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, जो आखिरी नाम इस स्टोरी में आप सुन रहे थे कि वो इस रैली में नजर नहीं आए, इस वक्त आपको हुंकार के डिबेट शो में नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष है एसबीएसपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम प्रकाश राजभर जी। हमारे साथ शांतनु गुप्ता भी है, राजनीतिक विश्लेषक। सैयद असीम वकार साहब एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। राजीव राय साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुधींद्र भदौरिया साहब प्रवक्ता हैं बीएसपी के, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि राजभर साहब से हमारा ये वादा है कि वो डिबेट का हिस्सा नहीं होंगे। हम जो उनसे सवाल करेंगे उन्हीं सवालों का जवाब वो देंगे, लेकिन डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। ओम प्रकाश राजभर साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो बिगुल फूंक दिया है 2022 का? देखिए, जब जब चुनाव जिस स्टेट में नज़दीक आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ बिगुल फूंकने सौगात लेके जाते हैं। चाहे आप बिहार को देख लें, चाहे बंगाल को देख लें, अब चाहे यूपी में आप आ जाएं। जब जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी सौगात लेके खड़े हो जाते हैं। अभी मैंने उनके भाषण को भी सुना, बहुत बड़ी तारीफ उन्होंने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी की भी उन्होंने किया। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि एक चीरहरण हुआ था महाभारत में द्रौपदी जी का, और योगी जी के राज में 3-3 चीरहरण हुआ है अभी कुछ दिन पहले। इस बात की चर्चा नहीं हुई। अभी हमने देखा इसी उत्तर प्रदेश में प्रमुखी के चुनाव में और जिला पंचायत चेयरमैन के चुनाव में जितना बड़ा गुंडा राज, बीजेपी के लोगों ने एसपी को थप्पड़ मारा, और एबीपी गंगा के पत्रकार का जो है इतनी बुरी तरह पिटाई हो रही है, पत्रकारों की पिटाई हो रही है। तो आम जनता की बात हम क्या करें? ये गुंडा राज की, यहाँ गुंडा राज नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैं खुद गवाह हूँ, मैं जानता हूँ। मैं आपको एक घटना बता दूं, दीदारगंज थाना है आजमगढ़ जिले का। मैंने समस्या घटना थी कैथौली गांव की, वहां के प्रधान को दरोगा ले जाकर बैठाया था, और मैंने फोन किया। मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर बोल रहा हूं, वर्तमान में विधायक हूं, पूर्व मंत्री हूं। तो कहा बताइए हमके क्या मामला है इसमें? तो कहें कि आप लेके क्या करेंगे? हमके भाई मेरे यहाँ फोन आया, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप उसको बताइए क्या मामला, उसको क्यों बैठाए हैं? बस इतनी सी बात थी। उन्होंने कहा कि फोन रखो। मैंने फोन रख दिया। इसकी शिकायत मैंने सीओ से किया, इसकी शिकायत मैंने एसपीआरए से किया। ये है इनके कानून का राज। थानों पर स्थिति है कि विधायक और सांसद थानों पर धरना दे रहे हैं। स्थिति है कि कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में विधायक तो छोड़ दीजिए, मंत्री ना खुश हैं। और जिस तरह का यहाँ तैयारी हो रही है, हम तो पूछ रहे हैं, 1700 थाने हैं। पिछड़ी जाति के 52% आबादी 2011 की जनगणना है। 1700 थाने में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? यहाँ 75 जिले हैं, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? 826 ब्लॉक हैं, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हम उत्तर प्रदेश में, अभी मैं उत्तर प्रदेश को क्या कहूँ, अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की जिक्र किया। हाँ, ओम प्रकाश प्रधानमंत्री जी ने हिस्सेदारी के क्या माने मेडिकल में, मतलब आप लोग, आपकी हिस्सेदारी होगी तो क्राइम कम हो जाएगा। वो जो द्रौपदी हरण आप बता रहे थे वो नहीं होगा, ये गारंटी है? नहीं, क्राइम कम नहीं। थाने नहीं, थाने पर जाति पूछ करके मारा जा रहा है इस सरकार में, रामराज है। थाने पर जाति पूछ के गाली दिया जा रहा है, थाने पर जाति पूछ के भगाया जा रहा है। ये क्या साबित करता है? 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का नहीं मिला। क्या यही रामराज है? इसी नाते हम लोगों ने वोट देकर सरकार बनवाई थी। ये जो सवाल आपने खड़ा किया ओम प्रकाश राजभर जी, मैं यहाँ पर बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जरूर पूछूंगी। ये जो आपके सवाल हैं कुछ वाजिब सवाल हैं। आप कह रहे हैं जाति के नाम पर मारकूट की जा रही है, उनसे पूछिए क्या आपने धर्म और जाति के नाम पर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं किया है? आपने धर्म और जाति के नाम पर कोई गठबंधन नहीं किया है? बिल्कुल। पूरे देश में सारी पार्टियां जातिवाद करती हैं। सारी पार्टियां जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पे टिकट, जाति के नाम पे मंत्री, जाति के नाम पे मुख्यमंत्री, सारी पार्टियां करती हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर, हम ओवैसी को ले लिए, कुशवाहा को ले लिए, पटेल को ले लिए, प्रजापति को लिए, पाल को ले लिए, अर्कवंशी को लिए, बारी को लिए, बंजारा को लिए, राजभर को लिए, चौहान को लिए, बिंद को, कश्यप को लिए, तो हम जातिवाद करते हैं। ये उपेक्षित जातियां अपना हिस्सा मांग रही हैं तो हम जातिवाद हो रहा है। वो करें तो रासलीला, हम करें तो हमारा करेक्टर ढीला।
नहीं नहीं, मैं तो आपके कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप जिस आईने में देखकर ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, उस आईने में कहीं आपका चेहरा भी तो नहीं है? बिल्कुल है। हम तो चैलेंज देते हैं, अगर मैं गड़बड़ हूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में नार्को टेस्ट की व्यवस्था दिया है। हमारा सबसे पहले नार्को टेस्ट करा लिया जाए हमारा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो अपने को बहुत पवित्र मानते हैं, आप पहले क्यों सरकार के पास गए? ऐसा क्या हुआ कि सरकार से आप रूठ गए और अब कभी वापस वही सरकार आपको कुछ ऐसा दे दे तो आप दोबारा नहीं जाएंगे उनके पास? ये गारंटी है? उसी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर हाथ रखकर आप बोलने वाले लोग। हाँ, तो आप ये कसम खाते हैं ना कि इन झूठे लोगों के साथ आप कभी भी नहीं जाएंगे जिंदगी में। अब ये झूठे लोग हैं, नहीं जाएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया 6 महीने, 2 साल इंतजार किया मैंने, और अमित शाह जी ने कहा कि मैं नहीं लागू करूंगा, यादव और पटेल नाराज होगा, मैं नहीं लागू करूंगा। अब वो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि जो बंजारा है, पाल है, बघेल है, बहेलिया है, कश्यप है, बिंद है, राजभर है, प्रजापति है, पाल है, इसके भी बच्चे सिपाही बनते, दरोगा बनते, चपरासी बनते, इसके भी बच्चे जाते तो इनका परिवार सुधरता, इनकी माली हालत ठीक होती। हाँ। लेकिन इनका हिस्सा लूटा जा रहा है। आज इनके हिस्से दिलाने के लिए बीजेपी ने वादा किया हमको, और इसीलिए प्रदेश में इन्होंने कहा कि हम समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा देंगे। आपको पीड़ा हुई और आपने बाहर का रास्ता अपना लिया। मुझे ये बताइए कि AIMIM के साथ गठजोड़ करके ये सारी चीजें बहाल हो जाएंगी? इन सारी चीजों का ये जो सपना आप देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? देखिए, ये हम जानते हैं कि चाहे ओवैसी जी हों, चाहे कुशवाहा जी हों, चाहे पाल जी हों, चाहे रघुवंशी जी हों, चाहे बंजारा हों, चाहे बहेलिया हों, हाँ। चाहे प्रजापति जी हों, जितने हम लोग हैं, हम लोग गठबंधन किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक सिस्टम दिया है, उस सिस्टम में लोकतंत्र में चुनाव लड़ करके अपनी बात सदन में रख करके हम अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गठबंधन हम किए हैं। हाँ। ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद रैली में प्रदेश में साफ सुथरा घरेलू बिजली का बिल माफ करना। साहब की रैली में, वो जनसभा में आप क्यों? भैया मेरी कहा नहीं, बात सुन लीजिए। हम लोग जो तैयार हुए तब तक हमारे बेटे का साला और उसकी पत्नी दोनों अपने पिता को ट्रेन पर चढ़ाने गए। हाँ। और चढ़ा करके आए और संजोग से उसकी गाड़ी मलेक्ट्री के एरिया में बिगड़ गई और उसके बाद उसका फोन काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद उसके पिता परेशान, फिर फोन किए बेटे के पास, फिर फोन हमारे यहाँ आया। हम लोग 4 घंटे रात को जगते रहे। हाँ। अपने सिक्योरिटी को लेकर हम लोग सड़कों पर घूमते रहे। 3:30 बजे वो लड़का, फिर हमको जब गाड़ी बनी उस एरिया से निकला, तब हम फोन किया हमारे बड़े बेटे अरविंद को कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम लोग उसी को बनाने में हमको इतना टाइम लग गया। तो अरविंद ने कहा कि बताओ पूरा सारा सब लोग परेशान हैं। तो हम लोग उसी को लेकर के 4 बजे तक जगे हैं। 4:30 बजे जा करके हम लोगों को होश हुआ है कि हो क्या गया उस लड़की को। अच्छा, इस नाते हम चूंकि जाने को तो हम तैयार थे। तो फिर आप सो गए मतलब? लेकिन 4:30 बज गया। जब असद ओवैसी रैली कर रहे थे तब आप सो रहे थे? अरे भैया मैं सो नहीं रहा था। फिर अब 4:30 बज गया भोर हमको, तो फिर 4:30 बजे के बाद हम वहां कैसे पहुंचेंगे? हम लखनऊ हैं। अच्छा, आप पहुंच ही नहीं पाए? परिवार की दिक्कत की वजह से आप जनसंवाद नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, जी। हाँ, तो मतलब जनता पर परिवार भारी पड़ गया? जनता पे नहीं। अब देखिए, वहां कई चीजें जब आपके ऊपर भी ये घटनाएं होंगी तब आपको भी समझ में आएगा कि एक तरफ 2 घटनाएं समझ, या तो एक्सीडेंट हुआ या तो अपहरण हुआ। हाँ। अब दोनों चीज को लेके हम लोग भ्रम की स्थिति में पड़े। अब लगे उसकी तलाश करने। जब हम लोग जब हर आदमी परेशान हो जाता है, उस परेशानी को झेल करके जब हम लोग लगभग 3:30 बजे, कभी ऐसी कोई परेशानी में आप फंसे और मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले की, उस परेशानी से आप जल्दी निकल कर आ गए। पर मैं ये बस जानना चाह रही हूँ कि अगर चुनना पड़े जनता से मुलाकात और परिवार, तो आप पक्का परिवार चुनेंगे, जनता को बाद में निपटेंगे? देखिए, हम ठीक रहेंगे तो समाज की भी सेवा ठीक करेंगे। हम जिंदे नहीं रहेंगे तो समाज की सेवा क्या करेंगे? नहीं, आप तो सही कुशल थे ना। आप कह रहे हैं आपकी पत्नी के साले, पता नहीं कुछ कोई दूर का रिश्तेदार आप बता रहे। खैर कोई बात नहीं, वो आपने चुना,
आपकी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। हाँ। राजभर जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं, तो वो उसका जवाब लेने मैं फिर आपसे वादा कर रही हूँ कि आप डिबेट का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन 1-on-1 मेरे साथ रहेंगे। शांतनु गुप्ता, सुना आपने द्रौपदी का जिस तरीके से चीरहरण हुआ था, इस वक्त जब पंचायत के चुनाव, ब्लॉक स्तर के चुनाव हुए तो वो तस्वीरें देखने को मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कानून का राज है। रूबिका, मैं आपके साथ उस दिन डिबेट में था और हमने देखा कैसे लखीमपुर में जो घटना हुई, पूरे थाने को निष्कासित कर दिया गया और जो निर्दलीय उम्मीदवार के लोग थे जिन्होंने घटना करी थी उनको भी पकड़ लिया गया। देखिए, चर्चा कुछ और है। आपने अपनी पूरी चर्चा जो प्रधानमंत्री का काशी दौरा है उसको कहा कि ये चुनाव का बिगुल है। देखिए, प्रधानमंत्री 24 बार पिछले 7 साल में रूबिका जा चुके हैं काशी का, 24 बार चुनाव था। राहुल गांधी अमेठी कभी नहीं गए 10 साल में, अब अमेठी की जनता ने उनको वायनाड बता दिया। बड़ी बड़ी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी देखी है हमने रायबरेली देखा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया आजमगढ़, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 6 घंटे का रास्ता है, वो 6 घंटे का रास्ता नहीं तय करते हैं, आजमगढ़ नहीं जाते हैं। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ चले जाते हैं, योगी आदित्यनाथ कोरोना के दौरान इटावा चले जाते हैं उनके गृह प्रदेश, वो नहीं निकलते हैं। देखिए, हर चीज को चुनाव से जोड़ना हमारी आदत पड़ गई है, और अगर हमें चुनाव से जोड़ना भी है तो अच्छी बात है ना। कोई कह रहा है मैं राजभर हूं इसलिए मुझे वोट दो, कोई कह रहा है मुझे यादव हूं इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मैं मुसलमान हूं इसलिए वोट दो। योगी आदित्यनाथ और मोदी क्या कह रहे हैं? मैंने भी काम किया है, मुझे वोट दो, मैंने सड़क बनाई इसलिए वोट दो, मैंने कानून की व्यवस्था अच्छी करी इसलिए वोट दो, मैंने जापान के साथ इतनी संधि करी है, जापान से रिश्ते सुधारे इसलिए मुझे वोट दो। काशी तो क्योटो बन गया है क्या? चुनाव से शांतनु, जोड़ते हैं, काशी क्योटो बन गया है तो अच्छी बात है। देखिए, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जो काशी में पिछले 7 साल में हुआ, अगर आप काशी जाती हैं तो वो अभूतपूर्व है। काशी के घाट देख ले, काशी की गलियां देख लीजिए, काशी में जो तार लटके रहते थे वो देख लीजिए, काशी से अगर एयरपोर्ट से आप शहर पे आएंगी तो वो देख लीजिए, चाहे जो प्रवासी भारतीय दिवस दिल्ली में, बैंगलोर में हुआ करते थे, वो कैसे अब काशी में आ रहे हैं, जो वहाँ का कालीन उद्योग है उसके कैसे सिंपोजियम हो रहे। काशी, अगर आप किसी काशीवासी से पूछ लीजिए 7 साल में काशी कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। ओके, असीम वकार साहब, क्योटो भी बनेगा, क्योटो बनेगा, लेकिन कोई जादू की छड़ी थोड़ी ही है, ये बात तो सच है। मैं इसमें शांतनु के साथ खड़ी हूँ। उन काशी की सड़कों को मैंने भी देखा है, चुनावों के वक्त मैं भी वहाँ गई हूँ। वहाँ का एक एक आदमी ये बात तो कहता है कि कायाकल्प हुआ है। देखिए, मैंने सबको बहुत गौर से सुना, लेकिन आज का जो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के जो 10 स्मार्ट सिटी सामने आ रहे हैं निकलकर, तो मुझे तो ये लगता है कि जब लोगों के अपनों की लाशों को कुत्ते खाने लगे तो समझो स्मार्ट सिटी बन गया। जब नदियों में आपके अपनों की लाशें तैरने लगे और आप असहाय हो जाएं तो समझिए स्मार्ट सिटी बन गया। जब आपके पास कब्रिस्तान कम पड़ जाए दफनाने के लिए और कोई इंतजाम ना हो तो समझिए स्मार्ट सिटी बन गया। अभी हजरत बोल रहे थे 5 साल की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री, और आप सिर्फ और सिर्फ काशी की गलियों और काशी की सड़कों और काशी के घाटों की बात कर रहे हैं, दूसरे शहर का नाम नहीं आ रहा है। तो मैं कहता हूं कि ऐसी सरकार को क्या कहिएगा। तो जब आप एक शहर का विकास कर रहे हैं तो वहीं की जनता आपको वोट दे। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले में सिर्फ एक जिले की बात करेंगे आप, और बाकी 74 जिले क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे वहां के लोग जिनसे आपने वादे किए थे? दूसरी बात, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज हम लोग जब सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल की क्या कीमत हो गई, डीजल की क्या कीमत हो गई, अरहर की दाल क्या भाव बिक रही है, प्याज क्या भाव बिक रही है, महंगाई कहां पहुंच गई, 450 का सिलेंडर 900 में बिकने लगा, तो ना तो कोई मीडिया वाला हमारा समर्थन कर रहा है, ना कोई पत्रकार हमारा समर्थन कर रहा है, ना कोई एंकर हमारे साथ खड़ा हो रहा है, ना कोई बड़ा ग्रुप हमारे साथ खड़ा हो रहा है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं मैडम। इस हिंदुस्तान में जहां 135 करोड़ की आबादी है, इस हिंदुस्तान में जहां 80% लोग गरीब हैं, असीम वकार साहब, अमीरों की बात नहीं कर रहा हूं, 80% गरीब हैं, आपने कभी पूछा कि उनकी नौकरियां चलेंगी? सही मैं आपसे असीम पूछ वकार रहा साहब हूं को फुल फ्रेम बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए,
सुनिए, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, या आगे बढ़ा दीजिएगा कि इसी हिंदुस्तान में इस 2 साल में आज पोजीशन ये आ गई कि 350 करोड़ लोग अपनी EMI नहीं जमा कर पाए, जमा नहीं कर पा रहे। क्या होगा उनका? उनके पास अगर पैसे होते तो EMI जमा करते। आप एक गली बना रहे हैं, एक सड़क बना रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, 70 लाख लीटर से ज्यादा खपत हो रही है पेट्रोल की, 70 लाख लीटर से ज्यादा डीजल की खपत हो रही है। $27 प्रति बैरल खरीद कर 20 रुपए की लागत का पेट्रोल 70 रुपए, 80 रुपए और 90 रुपए तक बेचा जा रहा है। और उसके बाद में आप एक जिले की एक गली बना रहे हैं तो आप बहुत खुश हो रहे हैं। हम सवाल किससे पूछें? आप रूबिका जी हमारी सवाल आगे नहीं पहुंचाती, हमारी बात का जवाब नहीं देते आप लोग। ठीक है, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। सैयद क्या हमें हक नहीं अपने सवाल पूछने का? अब एक बात सुनिए मैडम। नहीं सुन रही हूँ। मैं आज बहुत देखिए, मैं आज बहुत हाँ आपके दिल में बहुत बात कर रहा हूँ मैडम। दिख रहा है सुनिए दिख रहा है। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना। काश मैंने पूरा कॉन्क्लेव रखा होता तो मैं दिन भर मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ भाई, आपको फुल फ्रेम दिखाया आज, आप देखिएगा। हाँ, एक लाइन और बोलिए 2 बोलिए। बहुत हक की बात करने जा रहा था। हाँ, यही तो तकलीफ है कि आप बोलने नहीं देते। जब हम लोग छोटे थे, सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक हुआ करते थे। 20 रुपए की बालकनी का टिकट अगर कोई 30 रुपए में बेचता था तो उसको ब्लैकिया कहा जाता था कि ये सस्ता खरीद के महंगा बेच रहा है, इसको जेल भेज दो। कार्रवाई होती थी, पुलिस छापे मारती थी। और 20 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बेचा जा रहा, तो ये ब्लैकिया नहीं है, ये ब्लैक नहीं हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री तक मेरी पहुंच नहीं है, मुख्यमंत्री तक मेरी पहुंच नहीं है। नहीं कोई बात, पेट्रोलियम मंत्री तक मेरी पहुंच नहीं है। पहुंच असदुद्दीन ओवैसी तक है। असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो ये बात पक्का रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और आप इस बात का दुख मत यहाँ पर जताइए कि आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई एंकर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप पेट्रोल डीजल पर कुछ 3 मिनट, पूरे 3 मिनट यहाँ पर आपने अपनी बात रखी है, बगैर रोक टोक के बात रखी है। तो इस बात को वापस जरूर ले लीजिएगा, ये विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिएगा कि कोई एंकर आपको बोलने नहीं देता है, ठीक है? और पेट्रोल का पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी के जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है। हाँ, ये महंगा क्यों है, इसमें मैं भी आपके साथ पोस्टर लेकर खड़ी हो सकती हूँ ईमानदारी के साथ। राजीव राय जी वो भी अपनी बात को रख ले। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिगुल फूंक दिया है, ये बैटिंग शुरू कर दी है, इससे दूसरी इनिंग होगी योगी की। राजीव राय जी, आपकी राय? रूबिका जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूं बड़े आदर साथ 2 निवेदन करके। एक तो आपसे निवेदन है कि अगली बार जब आपके प्रोग्राम में फ्रेम होने इस तरह से, तो ये सैडो नहीं होना चाहिए, ये राजनीतिक विश्लेषण के रूप में मुखौटा नहीं होना चाहिए, प्रवक्ता होना चाहिए। जितनी आपने हमारे भाई वकार साहब को धैर्य से सुना, मैंने भी आपको कोई बुरा नहीं किया, उतना वक्त हमें भी दे दीजिएगा। रूबिका जी, मुझे उम्मीद थी इतनी त्रासदी के बाद इस बार जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उस शहर से मेरा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। मैंने वहाँ पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन किया है, और बहुत जिंदगी का सबसे संघर्ष वाला दौर मेरा बनारस का ही रहा है। तो मुझे उम्मीद थी कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस शहर में आएंगे तो इस बार उस स्मार्ट सिटी में बुलेट ट्रेन पर बैठ कर आएंगे और अच्छी खासी सौगात तो दें या न दें, लेकिन उन लोगों से, उन परिवारों से जरूर माफ़ी मांगेंगे जिनके घर के लोग ऑक्सीजन दवा के अभाव में तड़प गए, और जिनके लोगों को लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ तक नहीं मिली, जगह तक नहीं मिली, उस परिवार से जरूर माफ़ी मांगेंगे। पद्म भूषण पंडित छन्नू मिश्रा, उनकी बेटी मर गई, उसको लाश को देखने के लिए 25,000 रुपया मांगा गया। जब उन्होंने प्रधानमंत्री से शिकायत की तो 4 लाख रुपया मांगा गया। इंजेक्शन ब्लैक में खरीदना पड़ा। पंडित राजन मिश्रा की वो ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर गए। आकर जो प्रधानमंत्री जी ने किया, देखिए सौगात उन्होंने दिया होगा। और मैं एक चीज़ और करेक्ट कर दूं, ये 1500 करोड़ नहीं है जो ये जुमले का खेल और आंकड़ों का खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेलती रहती है ना। 800 करोड़ का पिछले बार आपने ढोल बजा दिया, 700 करोड़ उसका शिलान्यास कर रहे हैं, 700 करोड़ आज कर रहे हैं, अगली बार जाएंगे तो फिर ये 1500 करोड़ जोड़ लेंगे। तो ऐसे तो 75 सालों तक सरकारें जोड़ती रहे तो लाखों अरबों करोड़ रुपया गिनती फेल हो जाएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। सच बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी काम किया होगा उसके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद उनको देते हैं। बहुत कुछ काम करना है, ना तो क्वेटो बना है, ना तो स्मार्ट सिटी बना है। प्रधानमंत्री जी ने आज आदरणीय योगी जी की जो तारीफ करी ना,
उससे उन मृत आत्माओं को बहुत पीड़ा हुई होगी, उन घर वालों को बहुत पीड़ा हुई होगी जो प्रधानमंत्री से उम्मीद किए होंगे कि घर के अभिभावक के रूप में आके मरहम लगाने का काम करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से लोग तड़प तड़प कर मरे, जो दुर्दशा हो गई वहां, उसकी लगातार तारीफों के पुल गाते रहने से हजारों लाखों लोगों को बहुत निराशा हुई है, बहुत पीड़ा हुई है, मुझे भी हुई है। अच्छा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी। राजीव त्यागी जी, आप माफ कीजिएगा, राजीव त्यागी जी की तो आत्मा को शांति मिले, उम्मीद करती हूँ कि वो स्वर्ग में होंगे। लेकिन राजीव राय कंटिन्यू कर लेने दीजिए, मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। वो तो आपको मैंने बहुत कायदे से सुना, आपने एक एक चीज जो बताई, मैं आप पूरी किताब इस पर लिखी जा सकती है, व्यूअर्स ये बात मान लेंगे। मुझे बस इतना बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोले उतना ही बोलूंगा, किताब में लिखा। आपका दिल से जुड़ाव है इस जगह से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। अब दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए कि बदलाव नहीं हुआ है। काशी की जनता आपको सुन रही होगी। राजीव जी, बिल्कुल सच्ची बात बताइएगा। दिल पे हाथ रखकर बोल रहा हूँ। जब मैं पढ़ने गया था तब भी एक काशी का दृश्य था, और जब मैं पढ़कर वहां से निकला तब भी बदल चुका था, और जो बीच बीच में जितनी बार काशी गया हूँ बदला है, और इस बार भी बदला है। इस बार भी बदला है। एक तरफ जैसे चकाचौंध वाले दिख रही है, तो वहीं 50,000 बुनकर, उनके लूमों में पानी घुस गया है, घरों में पानी घुस गया है, खाने बगैर मर रहे हैं। उस बात से आगे भी बढ़ा जाए, प्रधानमंत्री जो बातें कह दी हैं, जो कहें, तो आप ये कहेंगे, नहीं, फिर तो आप ये कहेंगे कि ये हुआ है लेकिन ये बिगड़ गया है। प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो काम हुए हैं, जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, उस पर सच्चाई से आप नहीं बोलेंगे। मतलब इतना तो आपका दिल होना चाहिए ना, कि बड़ा दिल होना चाहिए कि अगर अच्छा काम हुआ है तो तारीफ होनी चाहिए। चूंकि आपने इतने आरोप लगाए हैं, असीम वकार ने इतने आरोप लगाए, मैं चाहती हूँ कि शिवम त्यागी एक बार जवाब दे देना। आपको कंप्लीट नहीं करने दे रही हैं आप। नहीं, मैंने आपको इतना मौका दिया। रूबिका लियाकत जी, ऐसा मत कीजिए। रूबिका लियाकत जी, रूबिका लियाकत, आप अपनी घड़ी देख लीजिए ना। रूबिका लियाकत जी, आप अपनी घड़ी देख लीजिए। आपकी और मेरी घड़ी देख लीजिए, वक्त एक ही बताती है। मुझे उन सेंटेंसों को कंप्लीट मैंने पूरा मौका दिया है आपको। अब जरा मैं चाहती हूँ कि उसका जवाब ले लूं। राजीव राय जी, जवाब ले लेने दीजिए। शिवम त्यागी, सवाल सुन लेते तब तो जवाब देते ना, सवाल सुन लेते तब जवाब देते। रूबिका जी, मैं सबसे पहले राजभर जी के आरोप से शुरू करूंगा, जिन्होंने कहा कि पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ही इस देश के किस जाति से आते हैं? पिछड़े से ही आते हैं। आपको गर्व नहीं होता क्या? मुझे तो होता है। मेरे देश के राष्ट्रपति किस जाति से आते हैं? आपको गर्व नहीं होता क्या? मुझे तो होता है। आसिम वकार साहब ने कहा कि क्या सिर्फ एक ही प्रदेश में, क्या सिर्फ एक ही जगह है? साहब, वो इस देश के प्रधानमंत्री जी की सीट है, वो वैसे लोगों की सीट नहीं है जो कभी विजिट नहीं करते थे। तो जाहिर है उसका विकास तो बेहतर तरीके से होना ही चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब राय साहब ने कहा कि हाँ, ये तो नहीं बना है, और क्या हुआ है वाराणसी में? कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं जुमलेबाजी से कोई फायदा ही नहीं है। 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्या 2014 से 2018 तक 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पब्लिक और प्राइवेट नहीं चल रहे हैं? क्या वहां पर 75 बिलियन रुपए से 514 किलोमीटर जो सड़कें बन रही हैं उनके लिए नहीं लगे? सुन लीजिए, सुनिए, आपके बस की जवाब देना नहीं है तो विश्लेषक और वो छोड़ दीजिए। कमाल की बात है। सुनिए, मैं कोई भी स्टैंड रखूंगा। आपको इस बात से क्या परेशानी है? लगाकर बोलने वाले को जवाब राजीव राय नहीं देता है। जवाब नहीं है तो इतनी हैसियत नहीं है। अरे मुखौटे की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट पर बात कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। फैक्ट पर बात कीजिए। अभी सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, आपकी एक हैसियत, अरे सुनिए, असली चेहरे और नकली चेहरे छोड़िए। दो मुखौटे लगाकर बैठे हो। काशी के बारे में पता नहीं, सड़कों के बारे में पता नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं, मेडिकल कॉलेज के बारे में पता नहीं, और बैठ गए और कर दिया बोलना शुरू। मिनट चाहिए 4.5 और बातें कुल 3 भी नहीं है बोलने के लिए। अरे भाई, मिनट चाहिए 4.5 और बोलने के लिए 3 बातें नहीं है। सुनिए, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, और ना मैं कैरी में होने वाला। बेहतर होगा अगली बार जब आए तो कुछ तथ्य लेकर आए। बेहतर होगा अगली बार जब आए तो कुछ तथ्य लेकर आए। ये आके सिर्फ टाइम मत बर्बाद किया कीजिएगा। माना अखिलेश यादव जी लंदन में रहते हैं, अगर रैली नहीं मिली तो न्यूज चैनल पर उठे चले आए। तो जवाब नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं है? बर्दाश्त नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश का विकास?
उत्तर प्रदेश का विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में सड़कें बन रही है, विश्वास नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, 12 नहीं बर्दाश्त हो रहा। सुनिए, यही आपकी 2 नंबर 3 नंबर छोड़िए, आप में एक सवाल देने जवाब देने का दम नहीं, एक सवाल जवाब देने का दम नहीं है और कहते हैं कि मैं बात नहीं करता। अरे बात तो तब करेंगे तब आपके पास जवाब होगा। अरे बात तो तब करेंगे जब आपके पास जवाब होगा। जवाब कीजिए, जवाब कीजिए। ये क्या जुमलेबाजी करते रहते हो? सवाल है, अरे 3.5 मिनट बोले, 3.5 मिनट बोले ना, और 1 मिनट में ही आप उछलने लगे तो कैसे चलेगा ऐसे? सुन लीजिए ना, थोड़ी देर और रख लीजिए, कुछ और डेटा है आपके सबको पर, थोड़ा और नमक लगा देगा। सुनना चाहते हैं और नमक लगा देगा, सुनना चाहते हैं थोड़ा और सुन लीजिए, ये समाजवादी, ये अखिलेश यादव एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड का काम नहीं है, ये प्रदेश की सरकार का काम है और यहाँ पर काम हो रहा है, इसीलिए आपको दर्द है और ये दर्द होना चाहिए। विपक्ष में ये दर्द होना चाहिए, बेहतर होता है जनता के बीच में जाके अपनी चीजें बताते, तो शायद कुछ आ जाता, जिला पंचायत में कुछ आ जाता, होता कुछ कहीं और आ जाता, ब्लॉक प्रमुखी में कुछ आ जाता, उपचुनाव में कुछ आ जाता। सीटें मिलती नहीं है, वोट मिलती नहीं है, क्योंकि 12 से 17 तक तो गुंडागर्दी करी थी, 1217 तक तो गुंडागर्दी करी थी ना। अब वो गुंडागर्दी ने जनता को दिखा दिया। अब फिर से योगी आदित्यनाथ जी आते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखिए किस तरह से परेशान है। भड़कने से कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ का गुंडे बनके बैठे हो, योगी का गुंडे बनके बैठे हो, यहाँ लगाना योगी का गुंडे बनके बैठे हो। बनारस से गाजीपुर की दूरी कितनी है? सड़कों का क्या हाल है? हिंदू धर्म में योगी गुंडे नहीं होते, गुंडे नहीं होते भाई, आप कुछ भी कह जाइए। प्रदेश की जनता ने ये समझ लिया है, एक दूसरे से बहस कर रहे थे, सब चल जाएगा। राजीव राय जी, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। रूबिका जी, मैं तो अपने समय में शिवम त्यागी हुंकार के कार्यक्रम में मेहमान हैं, वो उतने ही हकदार हैं इज्जत के जितने आप हैं। ये योगी का गुंडा, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग राजीव राय साहब मैं अपने शो में नहीं होने दूंगी। राजनीतिक विश्लेषण सुनिए आप, मैंने आपको सिर्फ इस चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इससे पहले वाले चैनल की भी बात कर रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी तरफ से भी राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से भी राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं। नहीं, 5 नाम नहीं बताऊंगी मैं, मुझे पता है ना, मैं भी डिबेट करती हूँ। जितनी दफा आप नहीं आए हैं उतनी दफा मैं डिबेट को संचालित कर चुकी हूँ, तो आप मुझे ये मत कहिए। नहीं, आप भी जानते हैं कई वर्षों तक कई सारी पार्टियों ने इसी तरीके से, नहीं राजीव राय साहब, वो राजनीतिक विश्लेषक हो, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, उनका अपना सोचना है। आपके भी बहुत, सुनिए, मैं फ्लैट पर नहीं जाना चाहती हूं फिर, ठीक है? बस ये शब्द काफी है, अब रुक जाइए। शिवम त्यागी, देखिए ये लहजा और धमकी वाले शब्द किसी और प्रवक्ता को बोल दीजिएगा। विकास हुआ है, आप भी रुक जाइए। अब सुन जाइए, राय जी सुन जाइए, अरे सुन जाइए, कोई फायदा नहीं। देखिए मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अपने समय में आप बोले, मुझे बोलने दीजिए। मैं नहीं चाहता, थोड़ा ज्ञान ही बढ़ेगा ना उत्तर प्रदेश के बारे में। सब जानते हैं राय साहब, किसने बोला आपको? किसने कहा आपको? पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि आपको। शिवम त्यागी रुकिए एक सेकंड, शिवम त्यागी रुकिए एक सेकंड, शिवम त्यागी रुकिए। राजीव राय साहब 1 मिनट और देती हूँ आपको, 1 मिनट और देती हूं। देखें जरा कितनी सीटें लाते हैं आप, रखिए 1 मिनट पे अपनी बात। ऑन सेट टाइमर 1 मिनट। मैं आपके साथ बहुत बहस कर चुका हूं और रूबिका जी बहुत बहस कर चुका हूं, ये मेरा रूप नहीं देखा होगा, इस फ्रस्ट्रेशन को भी समझिएगा जब बोलने नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि सड़कों का जाल बिछ गया है, सड़कों का जाल बिछ गया है। 4.5 साल में 28 महीने में हमने एक्सप्रेसवे बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल जाकर आप देख लीजिए, भेज लीजिए। बनारस से गाजीपुर की दूरी जिस रास्ते में चलकर मैं गांव जाता था, 4.5 साल में नहीं बन रहा है। मेरे लोकसभा मऊ से दोहरी घाट होकर गोरखपुर मठ तक चले जाइए अगर रास्ता नहीं बन रहा है। और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कई महिलाओं की सड़कें साड़ियां खींची जा रही है, टेटावा में एसपी को थप्पड़ मारा जा रहा है, लखनऊ में उनका विधायक बैठा हुआ है, तो कहीं किडनैपिंग हो रही है, कानून व्यवस्था है, हाथरस में बेटी को जला दिया जाता है, ग्रुप रेप होता है, रातों रात बांदा में रिपोर्ट बदल दिया जाता है। इस कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे, टू द पॉइंट बात बोल देते थे, टू द पॉइंट जवाब होता।
बस बहुत सारी बातें हैं, फिर अगली बार बोलूंगा। अरे मैं तो आपको मौका और बोलूं प्रधानमंत्री जी ने, मैंने आपको मौका दिया है। मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने देश को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने देश को धोखा, प्रधानमंत्री जी को चुनौती देता हूँ, जहाँ खड़े हैं वहां से 1.5 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर श्रीपुर के पास चले जाए, वहां के नरक भरी जिंदगी को देख ले और अभी अपने कैमरामैन को भेज दीजिएगा। प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूँ, से लेकर लोहराबीर के बीच में आपने चुनौती दी, देश ने देख ली, उस चुनौती को देख लिया। ठीक है, आप शिवम त्यागी, उसके बाद शांतनु गुप्ता, असीम वकार साहब, फिर आपका रुख। जल्दी से शांतनु, माफ कीजिएगा शिवम। राजीव राय जी, जुमलों की उम्र और रिटॉरिक्स की उम्र बहुत छोटी होती है, तो 1 मिनट भी आप लगे नहीं, लेकिन मैं इतना कहना हूं कि गड्ढे लेकर तो शायद एबीपी न्यूज वहां तक ना पहुंच पाए, और पहुंच भी पाएगा, जरूर दिखाएगा, लेकिन इतना जरूर है जो वेबसाइट पे है, जो सड़क पे है, वो साफ दिखता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि वाराणसी से इलाहाबाद नहीं बनी क्या सड़क 4 लेन, वाराणसी से आजमगढ़ नहीं बनी, वाराणसी से सुल्तानपुर नहीं बनी, वाराणसी से अयोध्या नहीं बनी, जहां पर सब बैठे हैं, जहां पर एबीपी का स्टूडियो स्थित है, वहां से निकल जाइए आप पूरा। और अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, आपने कहा उत्तर प्रदेश में, अब फिर बीच में शुरू हो गए आप। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतना इंपेशेंट क्यों है। जब बोलने के लिए 1 मिनट मिला तो शब्द खत्म हो गए, अब मैं बोल रहा हूं तो फिर एकदम से उछलना शुरू। मैं आपको बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेजेस बने, 8 रिज्यूम हुए हैं, जाकर देखिए। उत्तर प्रदेश में अगर आज शिक्षा की सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है तो वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 में आज हम आ गए हैं। मैं कहता हूं प्रदेश और देश में एक भी रेप होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन 28% कम हुए कि नहीं हुए? उत्तर प्रदेश में आप गुंडागर्दी की बात करते हैं, वो जो प्लाकार्ड लेकर लोगों की तस्वीरें हैं ना, वो भी अभी यहीं पे है। अरबों की जो संपत्तियां इतने बड़े गुंडे गैंगस्टरों की गिराई जा रही हैं, जिनको ददुआ ठेकुआ से लेकर और मुख्तार और तारिक तक, उन लोगों को आज कहां पर है वो आप देख नहीं रहे? उनकी जो घर गिराए जा रहे हैं, जो आपके नेताओं ने बनवाए उनको इतना पैसा खिलाकर, क्या वो गिर नहीं रहे हैं? ये डेवलपमेंट ही है, ये विकास ही है, और ये विकास की धारा ऐसे ही बढ़ती जाएगी। पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 5,16,234 वोट पाए थे, इस बार आप उसे डबल कर लीजिए। असीम वकार साहब, शुक्रिया। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेवजह की कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा। मैं जब मुद्दे की बात होती है और आप लोग फ्रीज हो जाते हैं। सैयद साहब, ये ज्ञान जो आपने दिया मुझे, ये 2014 से पहले आपने स्मृति ईरानी को नहीं दिया था, सुषमा स्वराज जी जो मरहूम है उनको नहीं दिया था आपने। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान देती है आप उनको कि जो पेट्रोल के ऊपर जो गैस का सिलेंडर सर पे रख के डांस हो रहा था, महंगाई 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 की बात कर रहे थे, पेट्रोल महंगा, डॉलर के जब रेट ऊपर जाते हैं, रुपया गिरता है, तो कैसे ज्ञान देती? उस वक्त सरकार की आमदनी कम नहीं थी, कैसे ज्ञान देती? अरे उस वक्त प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी, उस वक्त कोरोना पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो रहे थे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सरकार का खजाना या खाली नहीं हो रहा था, 35,000 करोड़। कैसे ज्ञान देती? कोरोना लाते उस वक्त तो ज्ञान दे पाती ना हुजूर। इतना भी तो समझिए ना, थोड़ा बेसिक BASICS बेसिक थोड़ा वो तो आपको आना चाहिए ना। मैं तो नहीं भागता कहीं, मैं तो आपकी बात ही का जवाब दे रहा था। नहीं, मैं भी आप ही की बात का जवाब दे रही थी। मैं 2014 में ज्ञान तब देती ना जब मुझे ये सारी चीजें एक ऐसे फ्रेम में दिख रही होती। आपको नहीं पता है कि पूरी दुनिया में हालत इस वक्त खराब है कोरोना की वजह से? मालूम है कि नहीं आपको असीम वकार साहब? आंखों पर रखता हूँ मैं, आपकी शिकायत सर आंखों पर रखता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि हर सरकार को वो चश्मा तैयार रखना चाहिए जो मोदी जी देते हैं आप लोगों को। अच्छा, ये चश्मा है? कोरोना आपको लगता है चश्मा है? सरकार को देना चाहिए आप लोगों को। कोरोना आपको लगता है चश्मा है? नहीं मैडम, मैं पेट्रोल प्राइस की बात कर रहा हूँ। मैं मैडम डीजल की बात कर रहा हूँ। नहीं बढ़ा था। मैं मैडम गैस की बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैडम सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इस वक्त अप्राकृतिक आपदा से जिस तरीके के हालात बने हैं उसकी बात कर रही हूँ। मैडम मैं कोरोना की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये 240 रुपए का जो सरसों का तेल बिक रहा है, 60 रुपए से ऊपर जाकर 60 वाला तेल 240 बिक रहा है, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? बताइए शांतनु जी, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? आप बताइए ना मैडम।
आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आपको क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको, अच्छा अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपके दिल में ऐसी बात लिखी हुई है कि जो बेसिक चीजें आपको बता दे और जो आपके कहे मुताबिक ना बोले वो सामने वाला बीजेपी प्रवक्ता, है ना? नहीं मैडम, माफी के साथ शांतनु जी जवाब दीजिए आप। मैं इज्जत करता हूँ आपकी, मैं कह रहा हूँ नहीं सर, अरे कोई बात नहीं, मुझे आपकी इज्जत की भाई कोई जरूरत नहीं है, वो आप अपने पास रखिए, इधर उधर कहीं बांट दीजिएगा, मुझे नहीं। शांतनु जी। रूबिका जी, एक इंग्लिश में कहावत होती है कि जब आपको मैसेज ना पसंद आए मैसेंजर के पीछे पड़ जाए। जो हो रहा है, राजीव राय जी कह रहे हैं तुम कहां से आए हो, तुमने पैसे लिए हैं, शिवम तुम पैसे लेके क्यों आए हो, शांतनु तुम, तो उनको मैसेज से दिक्कत है, इसलिए वो मैसेंजर को शूट कर रहे हैं कि एंकर भी खराब है और पैनलिस्ट भी खराब है। देखिए मैं बात पे आता हूँ, वकार साहब आपकी पार्टी के टीआरएस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सबको मालूम है। एक बार ओवासी जी से कहिए कि केसीआर जी के पास जाएं और बोलें जो स्टेट टैक्स लगता है ना 35 रुपए का 30 रुपए का पेट्रोल पे, वो हटा दें। जो स्टेट टैक्स लगाते हैं वो हटा दें, पेट्रोल एकदम से 70 रुपए का हो जाएगा हैदराबाद में। आज बोल के आइए और कल आप 70 रुपए का करके दिखा दीजिए। अपने लॉकर की तो पूरी सुरक्षा करेंगे, उंगलियां दूसरी तरफ होंगी। वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन असीम वकार साहब सबसे ज्यादा आज आप ही बोले हैं, उसके बाद भी कहेंगे देखो मुझे कोई सुनता नहीं है, देखो मैं बेचारा मजलूम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।